नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम यहाँ पे गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका ढूंढेंगे जहाँ आपको 15 में से 15 मिल जाए, हिंदी में 30 में से 30 आने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल हो। देखिए, गद्यांश और पद्यांश जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके अपठित गद्यांश पद्यांश कभी गलत हो ही नहीं सकते, मैं आपको बता दूं। और आप हमेशा इसमें आउट ऑफ लेकर आएंगे। देखिए, इसके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसे आपको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, अगर टेक्निक की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ कभी भी आप जब गद्यांश या पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं तो आपको रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? रिवर्स टेक्निक। क्या होती है रिवर्स टेक्निक? कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रामर्स के क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करने चाहिए, साथ ही साथ टाइटल के अंत में आपको टाइटल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। क्या होते हैं ये नियम? क्या पहले प्रश्न पढ़ें, क्या कीवर्ड्स पहचानें, या सीधे व्याकरण के प्रश्न हल कर दें, या हम लोग शीर्षक वाले प्रश्नों को पहले सॉल्व कर लें या बाद में करें? ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में कई बार उठते रहते हैं और यही आपके गद्यांश एंड पद्यांश को गलत कराने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो व्याकरण के आते हैं, और व्याकरण बहुत ज़्यादा नहीं आती सेटेट में। केवल आप देखेंगे तो संधि, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय और यहाँ विशेषण और संज्ञा, बस इसके अतिरिक्त ही ये घूमते रहता है। कभी-कभार अलंकार आ जाते हैं, बाकी अलंकार वगैरह उतना आता नहीं है ना? यहाँ पे इतनी आपको ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता रहती नहीं है। तो आज की जो रणनीति है, वो है आपको 15 में से 15 अंक दिलाने की रणनीति है, और ये रणनीति आज है अपठित गद्यांश और पद्यांश की। देखिए, आज हम इसे फॉलो भी करेंगे, साथ-साथ में आज हम आपको यहाँ पर गद्यांश पद्यांश सॉल्व करके भी बताएँगे। देखिए, गद्यांश या पद्यांश में क्या होते हैं, आपने देखा होगा एक बात, गद्यांश पद्यांश में आते हैं भैया टोटल 15 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? टोटल 15 नंबर आते हैं। अब 15 नंबर बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, अगर पासिंग मार्क्स निकालना है तो देखिए, यहाँ पे इसमें से 15 नंबर जो होते हैं ना, अपठित गद्यांश या पद्यांश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 10 ही नंबर या 9 नंबर के ही अपठित गद्यांश या पद्यांश के ऊपर निर्भर रहते हैं, या कई बार 8 नंबर के रहते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना यार, वो ग्रामेटिकल होते हैं। मतलब कम से कम 6 नंबर या 7 नंबर की ग्रामर आ रही है इसमें। तो ग्रामेटिकल जो है क्वेश्चन, वो सीधे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? उसके लिए अनसीन पैसेज की ज़रूरत नहीं होती, याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, पीसेज में कुछ और लिखा हुआ होता है, रियल लाइफ में और कुछ होता है, ध्यान रखिएगा ये। जैसे कई बार लिखा है कि भैया आपका जो आकाश है उसका रंग यहाँ पे काला होता है, और आप समझ रहे हैं कि आकाश का रंग नीला है और आपने नीला लगाकर आ गए, तो आप गलत हो जाएँगे, क्योंकि आपको अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना होता है अपठित गद्यांश पद्यांश में। आपको जो पद्यांश जो गद्यांश कह रहा है ना, उसकी बात माननी होती है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी चाहती है। जैसे वो कहे कि नदी में हवा बह रही है, तो भाई आपको यही मानना पड़ेगा कि नदी में हवा बह रही है, जल आसमान में उड़ रहा है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जल आसमान में उड़ रहा है। तो ये अपठित गद्यांश पद्यांश का एक बहुत लॉजिक है कि जैसा पद्यांश कह रहा है, जैसा गद्यांश कह रहा है, वैसा काम करिए, ना कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको कीवर्ड्स पहचानने चाहिए। कीवर्ड्स क्या है? क्वेश्चन के पहले आप कीवर्ड्स पढ़ लें, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद आपको अपठित गद्यांश पढ़ना है। याद रखिएगा, पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद अपठित गद्यांश पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ते समय उनके कीवर्ड्स को सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद वही पद्यांश में जाकर ढूंढना है। एक बार में अपठित गद्यांश पद्यांश सॉल्व। व्याकरण के प्रश्न जो है कभी भी अपठित गद्यांश पद्यांश में नहीं ढूंढना है आपको, ये हमेशा आपको डायरेक्ट सॉल्व करने हैं। प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, विशेषण, समाज, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। कोई शीर्षक पूछा हुआ है तो उसे अंत में हमें सॉल्व करना है, पहले कभी भी इसे सॉल्व नहीं करना है। तो गाइस, क्या आप लोग तैयार हैं यहाँ पे एक ऐसी समरी के लिए, एक ऐसे वीडियोस के लिए जो आपको अपठित गद्यांश पद्यांश में दिलाने वाले हैं फुल ऑन मार्क्स? अब देखिए, यहाँ पे चाहे आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, भाषा 1 हो, भाषा 2 हो, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत काम आने वाला है आपकी परीक्षा हॉल में, ये याद रखिएगा। अब यहाँ बात करेंगे हम, यहाँ पे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न उत्तर को पढ़िए, ये कह रहा है। तो देखिए, हम पहले पद्यांश नहीं पढ़ेंगे, गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, गद्यांश है। हम पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन। आइए देखो, फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का क्या अर्थ है? अब देखिए, यहाँ से थोड़ा याद रखिएगा कि असल और बनावटी में अंतर पूछ रहा है। धुंधलाना मतलब क्या होता है? तो हम पेशेंस पढ़ेंगे जब हमें पता लग जाएगा।
दूसरा है सेवाओं में कुछ देना, मतलब ये कुछ देना यानी सेवाओं में क्या देने की बात कर रहा है, तो ये ढूंढना पड़ेगा हमें। दो कीवर्ड्स हो गए, सेवाओं में क्या देने की बात कर रहा है, और पहला कीवर्ड क्या था भैया कि असल और बनावटी में धुंधलाने का अर्थ क्या है। तीसरा कीवर्ड चलते हैं, आइए। उपलब्धि की सफलता व्यक्ति में सतत निवेशक और स्वाभाविक प्रतिफल होती है, इसका तात्पर्य क्या है। ये कह रहे हैं उपलब्धि और सफलता जो है ना, इसका तात्पर्य क्या है पेशेस के अकॉर्डिंग, ये हम ढूंढेंगे जाकर ना। गद्यांश के अनुसार समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होता है, मतलब सारा कौशल किसमें है गद्यांश के अकॉर्डिंग, ये भी हम देखेंगे। कीवर्ड ढूंढ रहा हूं मैं ना। मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य का भाव प्रमुख होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मन और निष्ठा से आप काम कर रहे हैं उसका भाव कैसा है, ये क्वेश्चन भी आपको ढूंढना है पद्यांश में। छठा जाते हैं, कौन सी वस्तु बाजार से खरीदी नहीं जा सकती, ये पद्यांश आपको बताएगा, याद रखिएगा कौन सी वस्तु आप खरीद नहीं सकते हैं। अब ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग चलते हैं अपने पद्यांश में, ये भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ये भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ऐसे 3 क्वेश्चन आ गए ना अभी, जो आपको पढ़ने ही नहीं है। तो हमने कहाँ तक पढ़े, मात्र हम 6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यार। यही तरीका, यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, मात्र 6 क्वेश्चन पढ़ो और फट से पद्यांश में आ जाओ। जैसे कि हम लोग पद्यांश में आ गए हैं, अब चलो ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह रहा है भैया हमसे कि असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का कारण। देखिए यही पहला हमारा क्वेश्चन का उत्तर छुपा है कि असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का कारण सेवाएं या कुछ भी देने के लिए सुपात्र। अब देखिए 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए हमें। असल और बनावटी में धुंधलाने के कारण क्या है, सेवाएं हैं। और ये कह रहा है कि कुछ भी देना है आपको, ये देखिए कुछ भी देने वाला भी एक कीवर्ड था हमारे पास, तो आपको सुपात्र को देना चाहिए। किसे देना चाहिए, सुपात्र को देना चाहिए। पर आजकल बड़ी चुनौती हो गई है कि विशेष सूझबूझ और विवेकशीलता की आवश्यकता है। उपलब्धि सफलता स्वयं में लक्ष्य नहीं है हो सकती, बल्कि ये सतत निवेश और स्वाभाविक प्रतिफल है। अब देखिए कह रहे हैं कि भैया ये सतत स्वयं का लक्ष्य नहीं है कि हमें उपलब्धि या सफलता मिल जाए, बल्कि सतत निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल है। मन और निष्ठा से निष्पादित कार्य व्यक्ति के समूचे कौशल प्रयुक्त होते हैं जो समाज को देने का भाव प्रदान। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन का उत्तर मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि मन और निष्ठा से जो काम हो रहा है वो क्या कर रहा है, देने का भाव हो रहा है। लेने देने की निष्ठा में नियम आशीर्वाद, आशीर्वाद लेना, दूर आदान प्रदान भी लागू होता है। और ये बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है ये पाना अपना अधिकार समझते हैं, जिसकी सुध जिन्हें है मानते हैं उनमें सदा दूरी बनाए रखते हैं। आशीर्वाद तो बड़ी बात है, जो तुच्छ सी चीज है आपको यूं ही क्यों दे दें। आशीर्वाद वगैरह जो है ये भौतिक बाजार में नहीं मिलते। देखिए एक उत्तर हमें यहाँ से मिल गया है कि आशीर्वाद आपको भौतिक बाजार में नहीं मिलता। दिल से सम्मान देना होगा, देने वाला आपकी मंशाओं और फितरत को समझता है। आप भले ही कुछ ना दे, फिर भी वह आवश्यक नहीं है कि वह सानिध्य में रहे। आपके विचार भावनाओं श्रेष्ठ समझते हैं, जैसे ही वह यत्न करेगा हृदय से आशीर्वाद बरसेगा और आप धन्य हो जाएंगे। अब देखिए 6 क्वेश्चन है, पूरा पैसेज नहीं भी पढ़ता ना मैं, तो पहले यहीं तक क्वेश्चन मेरे को मिल गए थे, पर मैंने पढ़ा क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। आप मत पढ़ना क्योंकि आप परीक्षा हॉल में होंगे, ठीक है। मैं तो समझा रहा हूँ, मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप तो चुटकियों में उड़ा दोगे इसको, है ना। आप कैसे उड़ा दोगे भैया, चुटकियों में उड़ा दोगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी अटेम्प्ट करके मुझे बताएंगे इसका उत्तर क्या है। देखिए असल और बनावटी में अंतर धुंधलाना क्या है। देखिए पीसीएस में साफ शब्दों में कहा है कि आज बड़ी सावधानी और सतर्कता रखनी पड़ेगी कि कौन असली है कौन नकली है। तो भैया ये असली या बनावटी की का अंतर कर पाना बड़ा ही कठिन बताया है इस पीसीएस में, अगर आपने देखा हो तो। दूसरा देखते हैं हम लोग, सेवाओं या कुछ देने में किसका करना चयन करना कठिन है। देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि चयन की जब बात आएगी तो सुपात्रों का चयन करना कठिन होगा। सुपात्रों का, किसका भैया, सुपात्रों का चयन करना कठिन होगा। ये बहुत स्पष्ट तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। उपलब्धि सफलता व्यक्ति के सतत निवेश या व्यक्ति निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल होता है का तात्पर्य क्या है। चलिए जवाब देंगे आप। देखिए पेसिस में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि धन का निवेश, यहाँ पे कुछ बताया नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करते रहता है वही उपलब्धि और सफलता प्राप्त होती है। पेसिस में कहा है, अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। अगले क्वेश्चन लिखते हैं, गद्यांश के अनुसार समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त हुआ है। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। समग्र कौशल की जब हम बात करते हैं तो गद्यांश में साफ शब्दों में कहा गया है कि मन और निष्ठा से किए गए कार्य में समग्र कौशल है। आपको दिखाता हूँ यार, आपको थोड़ा यकीन नहीं होगा कि इतना आसान भी गद्यांश आता है। भाई आता है, ये देखिए आप, अगर आप यहीं पे देखेंगे, ये देखिए, मन और निष्ठा से निष्पादित कार्य व्यक्ति के समूचे कौशल को विकसित करते हैं। देखिए कितना आसान है यार, ये सटीक उत्तर मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में हम मूव ऑन करेंगे। आइए,
यहाँ पे ये कह रहा है कि मन और पूर्ण निष्ठा से भाव कौन सा प्रमुख होता है। भाई भाव तो यार देने का प्रमुख बताया है इन्होंने, किसका बनाया है, देने का भाव प्रमुख बताया है। और देना क्या होता है, परमार्थ, अर्थात बिना स्वार्थ के आप लोकहित कर रहे हैं, लोगों को आप दे रहे हैं, तो उसे परमार्थ कहा जाता है। और बिना परमार्थ में ही यहाँ देने की भाव की बात हुई है। अगर हम देखें पेसेस में चल के तो आपको पता लगेगा। देखिए, मन निष्ठा से समूचा कौशल है, समूच उसे भाव प्रदान होता है जिसमें लेने देने की निष्ठा होती है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल परमार्थ की बात हो रही है, थोड़ा समझने वाली बात है ये, उतना ईजी नहीं है कि आप देखते ही बता दें उसे। यहाँ अगला प्रश्न आता है कि आप क्या नहीं खरीद सकते, तो बहुत स्पष्ट तरीके से आपको पहले ही बता दिया कि आप आशीर्वाद नहीं खरीद सकते, बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है, उन्होंने 7 शब्दों में कह दिया। अब आप जब इसमें आ जाएं तो स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय लगाइए, आपको प्रत्यय आना चाहिए। भैया आपका एग्जाम सीटीटी का है तो प्रत्यय उपसर्ग का एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे। एक संज्ञा या सर्वनाम का आता है, विशेषण का जाता है, बता दूं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण का एक क्वेश्चन, उपसर्ग प्रत्यय का एक क्वेश्चन। क्लियर है। ऑप्शन हम बात करेंगे। एक प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों में कुछ विशेष परिवर्तन लेकर आते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। और स्वाभाविक में एक प्रत्यय लगाएंगे तो आप बिल्कुल स्वाभाविक बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि पंडित में आइन लगा दोगे तो पंडिताइन बन जाएगा, उसी तरीके से समय समय शब्द कैसा है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है पर बड़ा आसान है। जब हम एक ही शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे धीरे धीरे, आसपास, आना जाना, गड़गड़, रुक रुक, है ना, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इसे पुनरुक्त शब्द कहा जाता है, जहां पे आपको पुनरावृत्ति दिखाई दे सेम शब्दों की, याद रखिएगा। सफलता शब्द कैसा है, सफलता शब्द कैसा है, देखिए सफलता जो शब्द है दोस्तों, ये किसी भाव, किसी अवस्था, किसी गुणदोष की दशा का पता चल रहा है, तो ये भाववाचक है और भाववाचक संज्ञा है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से एक क्वेश्चन आएगा, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा, बताया था ना मैंने आपको। तो बिल्कुल क्लियर कट है। बताइए जल्दी से क्या स्कोर है आपका, क्या स्कोर है भैया। यहाँ पे 9 आउट ऑफ क्या स्कोर रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम एक पद्यांश की ओर चलेंगे। आइए, ये कह रहा है, पद्यांश बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए पद्यांश में क्या होता है, पद्यांश के लिए भी एक ट्रिक है। पद्यांश में एक्चुअल आपको भाव समझना पड़ता है, शब्द में यहाँ ज्यादा फोकस नहीं होता है, इसका भाव, एक्चुअली किस भाव से ये बात कर रहा है ना, किस रस की ये बात कर रहा है, ये चीजें अगर आप समझ गए तो पद्यांश में आपको यहाँ पे 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। याद रखिएगा, 6 में से भी 1-2 ग्रामर के होंगे, तो 4 क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। आगे देखते हैं, चलिए। जब संवेदनाएं ही नहीं होगी, अब ये कह रहा है संवेदनाएं नहीं होगी आपके अंदर, तो संवेदनाएं लिखने वाले कभी भी खत्म हो जाएंगे। डायनासोर की तरह मेरा अपना लालच है कि, डायनासोर की तरह खत्म हो जाएंगे, कह रहे हैं मेरा अपना लालच है कि मैं सोचकर मैं दरवाजा खोलता हूँ। समझ पा रहे हैं आप लोग, मैं दरवाजा खोलता हूँ मतलब सोच के दरवाजा खोलता हूँ। चलिए यार, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं तो पहले ही पढ़ने लगा। ये कह रहे हैं लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया, अभी पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, कवि ने किस बात का आग्रह किया है, कि कौन सी बात का आग्रह कर रहे हैं ये, किस पद की स्थिति की ओर संकेत किया है इन्होंने, और दरवाजा खोलने का क्या मतलब बताना चाह रहे हैं ये, और संवेदनशील व्यक्ति होने का भाव क्या है। और यहाँ देखेंगे तो आगे तो एक्चुअल ग्रामर है। तो चलिए हम लोग अभी लौटते हैं अपने पेसेज में। मित्रों देखिए, यहाँ पे जो संवेदनाएं को अंदर लेता है, ये दरवाजे खोलने का मतलब क्या है, ये जो संवेदनाएं हैं वो अपने अंदर समा रहा है ना। किसी का कहना है कि दोस्तों मैं समृद्ध हो गया हूँ, मतलब संवेदनाएं आ गई है आपके पास तो मैं समृद्ध हो गया हूँ, ये कह रहे हैं। जो संवेदनाओं के साथ दुख बस एक बात का है कि मेरा यहाँ आने पहले वो कुछ और घर भी गए थे, मतलब संवेदनाएं और कुछ घर भी गई थी यहाँ आने से पहले, पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया पर उन्होंने बंद कर लिया। पर ये कह रहे हैं कि कल आपके यहाँ आए और आप इन्हें वापस मत जाने दीजिए, घर के अंदर ले लीजिए। अगर यह आपके घर आए तो बिल्कुल मत जाने दीजिए, अंदर ले लीजिए। समृद्ध हो जाना संवेदनाओं के साथ ही होता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, आप इसका उत्तर ढूंढने या फाइंड करने का प्रयास करेंगे। लेखक किस खतरे की ओर संकेत कर रहा है, देखिए खतरा तो एक ही है, संवेदनाएं खत्म होने का। मैंने जैसा पेसेज पढ़ा, मैंने ऑप्शन नहीं देखा है अभी। संवेदनाएं समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए संवेदनाओं से आजीविका समाप्त नहीं होती, लेखक जगत समाप्त नहीं होगा, लेखकों का सम्मान समाप्त नहीं होगा। सीधा सादा क्वेश्चन था, बड़ा आसान था। कवि किस बात का आग्रह कर रहा था, भाई कवि इस बात का आग्रह कर रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि यार संवेदनाओं के लिए दरवाजा खोलो, अपने अंदर संवेदनाएं लेकर आओ, संवेदनशील बन जाओ। तो यहाँ ऑप्शन डी, देखिए भाव समझ रहा हूं मैं, आप समझ पा रहे हैं, मैं तो भाव से सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को।
लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत कर रहा है? लेकिन जो पद है मित्रों, वह संकेत कर रहा है हो जो नहीं होना चाहिए था लेकिन वह हो गया है, लेकिन नहीं हुआ है वो। जो हो जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है कह रहे हैं, और जो नहीं होना था वही हो रहा है यहाँ पे। संवेदनाएं आपकी ओर जा रही है, आप दरवाजे बंद कर दे रहे हैं। दरवाजाएं खोलने का स्थान क्या है? जैसे कि मैंने कई बार बताया है कि भैया संवेदनाओं को अपने जीवन में उतार लेना, ये पद्यांश कह रहा है, वही दरवाजे खोलने का अभिप्राय होगा। चलिए मैं अगले पेजेस में आपको टाइम दूंगा भैया, इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया है। संवेदनशील होने का भाव क्या है? अभी पेजेस में ये बातें बहुत स्पष्ट तरीके से बताई गई कि आप संवेदनशील हो गए हैं तो आप समृद्ध हो गए हैं। ये तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है यार, साफ शब्दों में। समूह शब्द भिन्न कौन सा है? देखिए समूह शब्द की भिन्न की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे दोस्त, डायनासोर, दरवाजे, ये सभी सारे दरवाजे की बात कर रहा है, डायनासोर सारे दरवाजे की बात कर रहा है, दोस्त सारे दोस्तों की बात कर रहा है। मतलब ये एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। पर खटखटाएं जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ये औरों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन आता है। अब देखिए इस वाले पेसेज में हम उल्टा करके देखते हैं, पहले हम पेसेज पढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, और फिर आप मुझे बताइएगा दोनों में से बेहतर कौन लग रहा है आपको। हालांकि 3 अनसिन पेसेज मैंने शायद लिए हैं इसमें, टोटल 45 क्वेश्चन होंगे, तो बिल्कुल सेशन के साथ बने रहे, मजा अलग आएगा। और इस बार हम उल्टा करके देख रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चे सोच रहा होगा ना उल्टा करके क्या होगा, तो एक पेसेज उल्टा करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मेथड पिक आए आप देख लीजिएगा, बाकी पहली मेथड ही बेस्ट है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक का विधान है कि दिए बिना कुछ नहीं मिलता। सुनिए, प्राकृतिक का विधान है कि दिए बिना कुछ नहीं मिलता। देने की प्रवृत्ति हो तो उपलब्धियां सफलता कदम चूमेगी। समझ गए? देने की प्रवृत्ति हो तो उपलब्धि और सफलता कदम चूमेगी। उपलब्धि और सम्मान व्यक्ति की एक विशेष पहचान बन जाती है। देखिए यहाँ सुनिएगा, प्राकृतिक का विधान क्या है कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता, ये 1 कीवर्ड हो गया। देने की प्रवृत्ति अगर होगी तो ये आपकी सफलता कदम चूमेगी, दूसरा कीवर्ड हो गया। उपलब्धि और सम्मान व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। देखिए यहाँ पूछा अगर आपसे कि विशिष्ट पहचान कौन दिलाता है, तो आप कहोगे उपलब्धि और सम्मान दिलाता है। जो सुचारू रूप से जीवन में अपरिहार्य है उसे अभिशाप कहा जाता है। जिसमें शख्सियत में कोई भाव ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति कालांतर में समाज में नहीं स्वयं में बोझ बन जाता है। देखिए यहाँ पे जो समाज के लिए किसी काम का नहीं है, जिसमें कोई भाव नहीं है, जिसका सुचारू जीवन चला नहीं पा रहा है, तो समाज में ऐसे व्यक्ति क्या बन जाते हैं? बोझ बन जाते हैं। ये भी एक कीवर्ड है। फिर भी वह स्वतंत्र अस्मिता बतौर व्यक्ति तभी उभरेगा जब दूसरों की बेहतरी को ठान लेगा। फिर भी ये कह रहे हैं कि यार जब दूसरों का हित करने का भाव आपके अंदर आएगा ना, तभी आपका उद्धार होगा। अब ये प्रकरण देने के स्थान पे लेने में उच्चतर और गरिमापूर्ण है। ये उपलब्धि के प्रकरण में देने का स्थान लेने के स्थान से गरिमापूर्ण है। कह रहे हैं देना ज़्यादा महत्व रखता है लेने के स्थान से, लेकिन स्मरण रहे कि शुरुआती देने से ही होगी, पहल जो होगी वो देने से ही होगी। आपको करनी देने का परिक्षेत्र धन या भौतिक वस्तु प्रदान करने से कहीं परे है कि बीमार, शोक, दुष्कर व्यक्ति के या त्रस्त परिजनों की व्यथा धैर्य को सुनने मात्र से उन्हें राहत पहुंचती है। कह रहे हैं कि धन, भौतिक वस्तु ये देना बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, उसको सहायता देना, शोक, दुष्कर, कोई त्रस्त परिजन है उनकी व्यथा को सुनना और उसको देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं कुछ प्रसंगों में अपनी उपस्थिति मात्र तो कुछ ऐसे दूसरों के सरोकार सक्रिय भागीदारी के लिए संबंध छोड़ते हैं इसको। प्राकृतिक का विधान क्या है? चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन देखिए, अब बच्चे यहाँ कर लेंगे वाला क्वेश्चन। प्राकृतिक का विधान यही आपने पढ़ा होगा कि दिए बिना कुछ नहीं मिलता, दिए बिना कुछ नहीं मिलता, बाकी के ऑप्शन बेकार है। अगला देखिए, ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति को सुचारू जीवन के लिए क्या आवश्यक है? किसी व्यक्ति के सुचारू जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो जैसे कि आपने देखा कि एक विशेष पहचान आवश्यक है। अब वो कहते हैं ना जब भी वो चल सकता है पेशेस के अकॉर्डिंग, यहाँ सम्मान ये सब चीज़ें बात नहीं हुई है। तो यहाँ उसका सुचारू जीवन चलने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक विशेष पहचान आवश्यक होती है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे व्यक्ति समय के साथ समाज और स्वयं में बोझ बन जाते हैं? आप ये बताइए, कैसे व्यक्ति जो होते हैं समाज में स्वयं के साथ बोझ बन जाते हैं, आप ये बताइए। 93 नंबर का है। वो कह रहे हैं ना जो समाज के लिए कोई उपयोगी नहीं है, जिसकी कोई विशेष पहचान नहीं बनी, जिनके पास देने का भाव नहीं है ना, वो समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही था भैया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपलब्धि के प्रकरण का किसका स्थान उच्चतम और गरिमापूर्ण है? जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पेसिस में साफ शब्दों में एक बात लिखी गई थी कि देने के स्थान पे जो लेने के स्थान पे जो देना है वो अधिक कहना चाहिए गरिमापूर्ण है। तो देने का लेने से, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कब मिलती है? भाई जब वो दूसरों की भलाई करता है,
दूसरों के लिए परहित करता है, तो डेफिनेटली उसको एक पहचान यहाँ पर मिलती है। ऑप्शन नंबर इसके लिए ए सही है। देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जैसे उन्होंने कहा था पीसीस में कि यार भौतिक वस्तु धन संपदा देने से अच्छा है कि किसी की व्यथा जाकर सुनो, जो परेशान है, बीमार है, जो त्रस्त है, तो इसकी व्यथा सुनना की बात यहाँ पे बताई गई है। भौतिक वस्तुओं में रेखांकित है। अब देखिए जब बात हो रही है भौतिक वस्तुओं की, भौतिक वस्तुओं की हम बात करेंगे मित्रों, तो जो भौतिक वस्तु हैं ध्यान रखिएगा, ये रेखांकित शब्द क्या है, तो ये भौतिक जो है ये क्या है आप मुझे बताओ। ये विशेषण है। क्यों है विशेषण? ये वस्तु है, ये वस्तु की विशेषता बतला रहा है कि ये भौतिक है। तो जब यहाँ पे किसी की विशेषता बतलाई जाती है किसी स्थान आदि की, तो वो क्या कौन बताता है? वो विशेषण बतलाता है। संज्ञा की जब विशेषता बताई जाती है, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब आ गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करो। प्रवृत्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रवृत्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है आपको ये बताना है। प्रवृत्ति शब्द में उपसर्ग जो है भैया वो प्रा है। प्रा उपसर्ग जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, उसे आप यहाँ पे कहते हैं। तो उच्च शब्द का विलोम क्या है? तो उच्च शब्द का विलोम तो निम्न होगा। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगले अपठित पद्यांश की ओर चलेंगे हम लोग, जो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। आइए एक अभी फिर से मैं रिवर्स करके पढ़ाऊंगा आपको। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर पढ़ेंगे, ठीक है। बिजली चमकी, पानी गिरने का डर। देखिए यहाँ पे बिजली चमक रही है, पानी गिरने का डर है। वे क्या भाग जाते हैं जिनके घर हैं? ये कह रहे हैं भाई वो क्यों भागते हैं जिनके तो घर के अंदर है वो। वे क्यों चुप है जिनको आती भाषा है? क्या दिखाता वह धुआं धुआं सा? क्या है हरा 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 सा जिसके आगे है उलझ गया जीने का सारे धागे? अब ये कह रहा है वह शहर की जिसमें रहती इच्छाएं हैं, कुत्ते भुनेंगे आदमी गिलहरी खाए। शहर किसकी जिद है सीधी सादी, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सुख आज़ादी। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है। आप ये बताइए पद्यांश के अनुसार जीवन में बहुत सारी क्या बताया गया? देखिए जीवन में बहुत सारी उलझनें बतलाई गई है। बिजली तो बताई नहीं गई, सुविधा धागे है नहीं, उलझनों की बात की गई है। किसकी बात की गई? उलझनों की। तो बहुत सारी उलझनों की बात की गई है पद्यांश में, क्लियर है। अरे मैंने रिवर्स करने वाला था यार, मैंने रिवर्स ही नहीं किया, सॉरी फॉर दैट गाइस। अगले पेजेस में करेंगे रिवर्स। शहरों में व्यक्तियों के पास क्या है? शहरों में व्यक्तियों के पास ये बताना चाह रहा है कि भैया सुविधाएं हैं, सुख हैं, इच्छाएं हैं। बारिश आदि तो नहीं है। वे चुप क्यों है जिन्हें आती भाषा है? इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग चुप क्यों बैठे हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है और वो अन्याय का विरोध कर सकते हैं, समर्थ हैं, फिर भी वो अन्याय का विरोध नहीं कर रहे हैं। पद्यांश के आधार पर बताई गई कवि व्यक्तित्व के किस गुण का महत्व कर रहा है? तो कवि जो है वो इस गुण की बात कर रहा है, निर्भयता की, निर्भयता होने की बात कर रहा है। स्पेसिस में अगर हम देखेंगे तो सुख का विलोम शब्द क्या है? बच्चे बच्चे मेरे हिसाब से इसको जानते होंगे। और सुख का विलोम शब्द दुख होता है मित्रों। क्या होता है? दुख होता है। एक अंतिम और शब्द लेते हैं, घर का बहुवचन क्या होगा? तो घर का बहुवचन क्या होगा जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो। अरे भैया घर का बहुवचन घर ही होता है, याद रखिएगा। घर का वचन बहुवचन घर ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक अंतिम है ये, इसे लेने से पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। आइए, अलावा को लोक सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है? अलावा को लोक के सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है? प्रश्न ये उठता है। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया, आप जवाब दे दीजिए मुझे, और जवाब मत दीजिए क्योंकि हम लोग अभी तो कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। अलावा स्मृति की चीज क्यों बनता जा रहा है? ये याद रखिएगा। दूसरा कीवर्ड ये कह रहे हैं इकहारे मन से जीने वाले व्यक्ति का क्या स्वरूप बताया गया है यहाँ पे, याद रखिएगा। ये कह रहे हैं वह अब सहराता जा रहा है। रेखांकित शब्द जो है उसका भाव लिखिए। तो चलो ठीक है। गद्यांश में जो शहरीपन किसकी ओर संकेत कर रहा है? शहरीपन किसकी ओर संकेत कर रहा है? नेह छोर का अर्थ क्या है? नेह छोर का अर्थ क्या है? तो चलिए 6 क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास करते हैं गद्यांश में। आइए, आग की इस लोकानुग्रह रूपी एक विग्रह अलाव है, अलाव भी है। अब देखिए यहाँ पे सुनिएगा, अलाव क्या है पहले तो आप यहाँ समझ लो, ठीक है। जो ना केवल शीत दूर करने के माध्यम है बल्कि यह सामूहिक चेतना का प्रतीक है। जैसे आप देखते हैं ना आग को, ये कई लोग तापते हैं तो शीत भी दूर होती है, कई लोग मसाल दे जाते हैं तो सामूहिक चेतना भी आती है। अलावा से ही जुड़े, अलावा से ही जुड़े हुए, एक मिनट मैं दिख रहा हूँ दिख रहा हूँ, ठीक है। अलावा से ही ये कह रहे हैं, अलाव होता है, अलावा तो नहीं, खैर अलाव, अलाव से ही जुड़े हुए नेह छोर
का अदृश्य बंधन किसके पास से बंधा हुआ है। अब ये देखिए कह रहे हैं अलाव जो है इससे ही जुड़े हुए नेह छोर के अदृश्य बंधन किसके पास से बंधा हुआ है। तो ये कह रहे हैं समूचा गांव। समूचा गांव जैसे जैसे बदलता बदलाव में पांव पसारे अलाव अब प्रायः स्मृति की चीज बन गए। मतलब अब अलाव आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ये कह रहे हैं। गांव में अलाव के पास बैठकर अपने सुख दुख बांटते थे जब वह सहराता जा रहा था। अब सहराता जा रहा है समय के साथ हमारे प्रेम अपना पद दायरे सिमटते जा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं सहराता का मतलब क्या है। शहर जैसे आप बनते जा रहे हैं। शहरों में शहरीपन गांव की नस नस में समाता जा रहा है। दुमुहेपन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बनते जा रहा है। ऐसे चौपाल और अलाव इर्द गिर्द बैठकर इकहारे मन की बातें भला किसे रुचे। ये कह रहा है इकहारे मन अर्थात जिसके आपके मन में जो भाव चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, उसकी बात हो रही है। बात करेंगे आइए पेशिश की। अलाव जो है कि में लोक सामूहिक चेतना का प्रतीक किसे बताया गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप टिक करेंगे। देखिए हाथ सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। हमारे चारों तरफ बैठने का नियम है, ऐसा भी नहीं जलाने के लिए सामग्री मिली नहीं। नहीं, यहाँ सबसे सटीक जवाब एक ही है, अपने आप मिल रहा है वो, कि एक दूसरे को कहने या सुनने का मौका मिलता है। जब अलाव के पास यानी जलती हुई लकड़ियों के पास आप बैठते थे तब ये चीज़ें देखने को मिलती है। अलाव स्मृति की चीज़ क्यों बनती जा रही है। भैया अब कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, सब शहरी जीवन कर रहे हैं, गांव का कोई यूज़ नहीं करना चाह रहा है, तो इस कंडीशन में अलाव स्मृति की चीज़ बनती जा रही है, ध्यान रखिएगा। इकहारे मन की बात हो रही है। तो इकहारे मन क्या आपको लगता है। सीधी व स्पष्ट बात जो होती है ना, प्रिय लगने वाली बात नहीं होती, उनकी मन की जो बात होती है। इकहारे मन का स्वरूप जो कह रहा है, जो सीधी और स्पष्ट बातें थी आज वो खत्म होती जा रही है। आज सब लोग घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। वह अब सहराता जा रहा है। लेखक में रेखांकित शब्द किस भाव में लिखा हुआ है आपको ये बताना है। 94 नंबर का प्रश्न है, आप हमें बताएंगे क्या है। समूहता समाप्त होने का भाव है। समूहता समाप्त होने की बात है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब है। समूहता समाप्त होने का भाव है, याद रखिएगा। गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है। कौन सा भाव शहरीपन की ओर संकेत करता है, आप ये बताइएगा। तो यहाँ देखिए शहरीपन की ओर संकेत कर रहा है, ये कह रहे हैं अलाव ना जलाना, ये तो ठीक है। इकहारे मन की बात करना ये तो है नहीं। अपनेपन का भाव कम होना, देखिए अपनेपन का जो भाव कम होते जा रहा है ना, ये लोग बाग यहाँ पे शहरी बनते जा रहे हैं, याद रखिएगा। नेह छोर का अर्थ क्या होता है। नेह छोर का अर्थ अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आता है, स्नेह। स्नेह होता है। आज स्नेह कम होता जा रहा है। दुमुहापन का तात्पर्य क्या होगा। भाई दो मुहापन मतलब समझ रहे हैं ना आप, आपके मुंह में कुछ पीठ पीछे कुछ, ये वाली बात है, कभी कुछ और कभी कुछ, इसे कहते हैं दुमुहापन। लोकानुग्रह में संधि कौन सी है। चलिए आपको समय देता हूँ यार, आप कहोगे कि यार सर आप तो समय ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 आएगा आपका। अगर आप लगाना चाहें तो कौन सी संधि है इसमें, अगर आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ कौन सी संधि है। नहीं जानना चाहते तो नहीं बताते। अपनत्व का मूल शब्द क्या है। इसका मूल शब्द क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। अपना। अपना इसका मूल शब्द होगा मित्रों, क्या होगा, अपना होगा। ये अंतिम है पद्यांश, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अंतिम पद्यांश है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे इस पद्यांश के ऊपर तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके ऊपर हम पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 4 प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं। कवि ने सूरज के लिए किसका उपमान का प्रयोग किया है। कवि ने सूरज के स्थान पर किसका प्रयोग किया। पहला प्रश्न। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया है, तो ये भी है बढ़िया। धूप किस रंग के वस्त्र पहन कर आई है, ये आप देख लीजिएगा। ताजे जल नहा, किसका स्नान की बात कर रही है। मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी, अब आप देख लीजिएगा भैया क्या इसके उत्तर निकलते हैं। बहुत दिन बाद मुझे धूप ने बुलाया है, समझ में आया किसको बुलाया है। ताजे जल नहा पहन श्वेत वसन आई, सूरज खरगोश धवल गोद उछल आया। मतलब ये सूरज जो है ना, ये खरगोश की तरह उछल कर आ रहा है। बहुत दिन बाद मुझे धूप ने बुलाया है, मतलब बहुत दिनों के बाद कोहरे से छटकर धूप आई है। नभ का उद्यान, छत्र तले भेज टीला, पड़ा हरा फूल कड़ा, मेष पोज पीला, खुले लॉन में बैठ गई दमकाती सुनाई, वृक्ष खुली पुस्तक, हरी पृष्ठ फड़फड़ाया, बहुत दिन बाद मुझे धूप ने बुलाया। देखिए हरी पृष्ठ फड़फड़ाया कह रहे हैं, पुस्तक का जो रंग है हरा बताया जा रहा है। पैरों में मखमल की जूती की क्यारी है, ऊन मेघ का गोला बुनती सुकुमारी है। सुन रहे हैं यहाँ पे, पैरों में मखमल की जूती की क्यारी है, ऊन का
मेघ ऊन का मतलब बादलों की बात हो रही है यहाँ पे। मेघ ऊन अर्थात बादलों की। डोलती सलाई हिलता जल लहराया, बहुत दिन बाद मुझे धूप ने बुलाया। आसान पैसेज है अगर पढ़ोगे ध्यान से तो। कवि ने सूरज का किसका उपमान दिया है सूरज के स्थान पे, ये प्रश्न आपसे आ रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका दिया हुआ है। देखिए कवि को साफ शब्दों में मैंने बता दिया था आपको कि भैया सफेद रंग का खरगोश उछल कूद मचा के आ रहा है, उसे कह रहे हैं कि ये सूरज आ रहा है। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया है। चलिए जल्दी से ढूंढेंगे, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया है। मैंने इसका उत्तर भी आपको बता दिया था कि भैया बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया है तो काफ़ी दिनों से सूर्य देखने को नहीं मिला, उसके बाद आपको अभी सूर्य देखने को मिल रहा है तो बहुत दिन बाद यहाँ पे बुलाया है। धूप का रंग किस वस्त्र को पहनकर आया है तो सभी को पता है यहाँ पे धूप का रंग जो है वो यहाँ पे सफ़ेद वस्त्र पहनकर आया है, याद रखिएगा। ताजे जल नहा, ये किसके स्नान का उल्लेख कर रही है तो ये स्नान का उल्लेख कर रही है आपके धूप का, है ना। आप अब धूप आ गई भैया, बड़े आराम से धूप लीजिए, तो धूप के स्नान की बात हो रही है। चलिए इसका आप देखेंगे, मेघ का जो गोला, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी, अर्थात क्या है। अर्थात बादल उड़ते हुए आ रहे हैं, नभ मेघ के बादल जो है उड़ते हुए आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। नभ का मेघ का मतलब ही बादल होता है। मुझे धूप ने बुलाया है कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार जनरली देखने को मिलते नहीं है पर यहाँ पे है। जब आप निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में कंपेयर करते हैं या निर्जीव वस्तु को सजीव देख के आप चित्रित करते हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार आपको देखने को मिलता है। कौन सा अलंकार मिलता है, मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया ये था सेशन तो समाप्त हुआ, बट आप अगर चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा हॉल में आपको देखने को मिले तो ये एजुकेशन फॉर यू का ऐप है, ये डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वहाँ पे, और ये 29 रुपये का मॉक टेस्ट लीजिए और अभी लगाइए और अपना स्कोर जानिए एक्चुअल परीक्षा हॉल में जाने से पहले कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो यही एक वीडियो था जिसके माध्यम से मैं आपको अपठित गद्यांश पद्यांश के बारे में बताने का प्रयास कर रहा था। पर आप सभी से मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतने ही, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।